जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल निप्पो ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों मैं निप्पू चौरसिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं, नंबर सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो आप लोगों ने कुछ पीछे हमारे बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे होंगे। तो ये सारी संख्याएं की जो भी श्रृंखला है, इस सारी श्रृंखलाएं एक एक करके इनके बारे में हम लोग समझेंगे और उदाहरण के साथ इसको हम लोग आसानी से सीखेंगे और समझेंगे नंबर सिस्टम आखिर क्या होता है। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद दिलाता हूं आपको इस संख्याएं के बारे में यानी कि नंबर सिस्टम के बारे में आपको दोबारा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरी संख्याएं के बारे में आपको आसानी से समझ आएगी और आसानी से आप सीख लेंगे। तो वीडियो में बने रहें। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर से यानी कि सम्मिश्र संख्या से आखिर हम सबसे पहले जानेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो सम्मिश्र संख्या होता है होता क्या है। तो सम्मिश्र संख्या जो होता है ना, सम्मिश्र संख्या कॉम्प्लेक्स नंबर वैसी संख्या है जो वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं को मिलने से बना होता है। यानी कि वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के मिलने से बना होता है, उस संख्याओं को हम क्या कहते हैं, यानी कि सम्मिश्र संख्या कहते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक हमारा वास्तविक संख्या होता है, एक हमारा काल्पनिक संख्या होता है। ठीक है, अब आइए हम समझते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। सबसे पहले तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या है जो वास्तव में हो, यानी कि इसके नाम से पहले हम जानेंगे वैसी संख्या। इसका इंग्लिशी नाम है, अंग्रेजी नाम है रियल नंबर, यानी कि रियल में, यानी कि वैसी संख्या है जो एक संख्या रेखा पे निश्चित हो, जिसे हम संख्या रेखा पे देख सकें। उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, वास्तविक संख्या कहेंगे। मान लीजिए कि ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक है, ये हमारा संख्या रेखा है। ठीक है, इधर हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फॉर्म, इधर हमारा होता है निगेटिव फॉर्म। ठीक है, तो संख्या रेखा पे जो भी है, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, इधर इन्फिनिटी तक, यानी कि इस संख्या रेखा पे जो भी संख्याएं हमको हम देख पा रहे हैं, जो भी संख्याएं को हम लिख पाएंगे, वो सारी संख्याएं क्या हमारी वास्तविक संख्या है। यानी कि वास्तव में वो संख्या है जिन्हें हम देख पाए, जिन्हें हम लिख पाए, जिन्हें हम समझ पाए, वो सारी संख्या हमारी क्या है, वास्तविक संख्या है, यानी कि रियल नंबर है। अब आइए हम समझते हैं कि काल्पनिक संख्या क्या होता है, यानी कि इमेजिनरी नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर वैसी संख्या है जिसे हम सिर्फ कल्पना मात्र कर सकते हैं कि आखिर वो मेरा होगा। मान लीजिए कि हमने कल्पना किया कि ऐश्वर्या राय हमारी गर्लफ्रेंड है, तो ऐश्वर्या राय हमारी तो गर्लफ्रेंड है नहीं, लेकिन हम वहाँ पे सिर्फ एक कल्पना कर रहे हैं कि हमारी वो गर्लफ्रेंड होगी। तो वो क्या है, हमारी एक तरह से वो इमेजिनरी हो गया। हमने दिमाग में उसको इमेजिंग किया, सिर्फ और सिर्फ इमेजिंग, वो रियल में है नहीं। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, हमारी काल्पनिक चीज़ें हो जाएगी। अब काल्पनिक चीज़ों को कैसे हम पहचानते हैं, यानी कि किसी भी संख्या के अगर रूट अंडर में दिया हो, करणी में दिया हो, रूट अंडर का अंदर अगर माइनस का सिंबल हो, अगर माइनस मान लीजिए 5 दे रखा हो, रूट अंडर -8 दे रखा हो, तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारे लिए, ये एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगी। और इमेजिनरी नंबर को हम आयोटा से सूचित करते हैं। आयोटा यानी कि आई के ऊपर आई होता है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आयोटा। ठीक है, इसको हम लोग आयोटा से पढ़ते हैं, यानी कि कहीं भी अगर संख्या दे रखा हो, मान लीजिए कि 5 आयोटा। ठीक है, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, ये हमारे लिए क्या है, काल्पनिक संख्या है, यानी कि इमेजिनरी नंबर है। अगर कहीं भी संख्या दे रखा हो कि 5 के साथ 10 के साथ अगर आई दे रखा हो, तो सारी संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगी, इमेजिनरी नंबर हो जाएगी, यानी कि काल्पनिक संख्या हो जाएगी। तो समझ गए काल्पनिक संख्या क्या होती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम सीखेंगे शांत। अब हमारी वास्तविक संख्या में हमारी एक संख्या होती है शांत और दूसरी संख्या होती है अशांत। इसमें भी दो तरह की संख्याएं होती है, एक शांत संख्या है, एक अशांत संख्या है। एक शांत संख्या को हम टर्मिनेट नंबर बोलते हैं, अशांत संख्या को हम नॉन टर्मिनेट नंबर बोलते हैं। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि शांत संख्या क्या होता है, यानी कि टर्मिनेट नंबर होता क्या है। तो शांत संख्या का डिफिनेशन समझेंगे, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, यानी कि किसी संख्या में, किसी भिन्न संख्या में हम भागा देने पे उसका शेषफल 0 हो जाए, उसका दशमलव प्रसार शांत हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे, यानी कि टर्मिनेट नंबर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे, मान लीजिए 1/2 है। अगर 1/2 है तो हम अगर कह रहा हो भागा देने के लिए, एक में हम अगर 2 से भागा देते हैं तो दशमलव हम देंगे, दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 × 5 = 10 कट जाएगा। अब ठीक है, शेषफल 0 हो गया, यानी कि ये 0.5 इसको लिख सकते हैं, तो 0.5 लिख सकते हैं। इसका दशमलव प्रसार यहाँ देखिए ना शांत है, तो क्या है, ये हमारे लिए एक
शांत संख्या है यानी कि टर्मिनेट नंबर है। अगर ऐसे ही हम देख लें 4/5 को, अगर हम 4/5 को देखते हैं, अगर हम 4 में भागा देते हैं 5 से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम देंगे दशमलव, 4 में 5 से भागा देना है, 4 में हम क्या देंगे, 5 से हम भागा देंगे, ठीक है, तो 4 एकम 4, ठीक है, लिख देंगे, फिर दशमलव यहाँ पे घटेगा तो क्या हो जाएगा 1, अब दशमलव देके हम क्या देंगे, 0 दे देंगे, 4 दूनी 8, क्या बचेगा 2, 0 दे देंगे, 4 पचे 20, कट जाएगा, यानी हमारा शेषफल क्या होगा 0 हो गया। अब ये दशमलव का जो प्रसार है 1.25, अब इसके आगे तो कोई संख्या आ नहीं रही, यानी कि ये क्या है, एक दशमलव प्रसार, ये शांत है, तो ये सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी शांत संख्या हो जाएगी, यानी कि हमारे एक टर्मिनेट नंबर हो जाएगा। इसको अगर ऐसी संख्या दे रखा हो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, शांत संख्या कहेंगे, यानी कि टर्मिनेट नंबर कहेंगे, ठीक है। तो टर्मिनेट नंबर समझ गए। अब आइए हम समझते हैं अशांत संख्या क्या होता है। अशांत संख्या का डिफिनेशन समझेंगे, वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो। यहाँ पे दशमलव प्रसार देखे तो अभी शांत हो जा रहा था, यानी कि उसका शेषफल 0 हो जा रहा था। लेकिन इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर किसी भी भिन्न संख्या में हम भागा देते हैं तो उसका शेषफल कभी 0 नहीं होता, उस संख्या में भागा देते रह जाएंगे, कितनों भी देंगे वो संख्याएं हम कभी भी उसका शेषफल 0 नहीं होगा, उसका दशमलव प्रसार कभी शांत नहीं होगा। तो उस संख्याओं को हम लोग क्या कहेंगे, उस कंडीशन में उसका अशांत संख्या कहेंगे, उसको नॉन टर्मिनेट नंबर कहेंगे। अब आइए हम नॉन टर्मिनेट को हम जानते हैं। नॉन टर्मिनेट जो होता है अशांत संख्या, वो दो तरह का होता है, एक आवर्ती संख्या है और एक अनावर्ती संख्या है, यानी कि एक रिपीटिंग नंबर और दूसरा नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि आवर्ती संख्या जो होती है, आखिर आवर्ती संख्या होती क्या है। तो आवर्ती संख्या का डिफिनेशन है वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, यानी कि इसका दशमलव प्रसार अशांत हो और दशमलव प्रसार एक निश्चित फॉर्म में आता हो, यानी कि उसका दशमलव प्रसार एक निश्चित संख्या में आता हो, एक संख्या के बाद वो संख्या रिपीट करने लगता हो, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि आवर्ती संख्या कहेंगे, यानी कि रिपीटिंग नंबर कहेंगे। इसके नामों से हम पहचानेंगे, यहाँ पे एक रिपीटिंग नंबर, यानी कि इसका नाम भी है रिपीटिंग नंबर, यानी कि दशमलव प्रसार जो उसका होगा ना वो रिपीट कर रहा होगा कहीं ना कहीं। अगर आइए हम इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास 5/3 है, अगर हमें कह रहा हो कि 5 में भागा दीजिए 3 से, ठीक है, अगर हम भागा देंगे तो 3 एकम 3, घटेगा 2, दशमलव 0 दे देंगे, 3 छक्के 18, ठीक है, घटेगा 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 3 छक्के 18, फिर घटेगा 2 बचेगा, फिर 0 देंगे, 3 छक्के 18, फिर घटेंगे 2 बटेगा 0 देंगे, 3 छक्के 18। अब देखिए ना 6 6 6, यानी कि इसको भागा देते जाएंगे अनंत बार, कितना भी बार भागा देंगे तो ये संख्या है हमेशा इधर की ओर 6 6 6 ही आएगा और ये हमेशा कभी 0 नहीं होगा। तो ये संख्या एक तरह से हमारा अशांत संख्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन ये एक संख्या रिपीट कर रहा है, 6 6 6 6 ही केवल आ रहा है, इस दूसरी संख्या इसमें आ नहीं सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आवर्ती संख्या, यानी कि रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। अगर इस तरह से फॉर्म में कोई संख्या आती हो तो उसको हम क्या बोल देंगे, वो आवर्ती संख्या हो जाएगी, वो हमारे लिए एक रिपीटिंग नंबर हो जाएगी, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। तो ये जो भी संख्या होती है वो हमारी, ये जैसे 22/7 को हम भाग कर देख कर देखेंगे तो वो भी जितना भी दशमलव प्रसार उसका आएगा, दशमलव प्रसार आएगा, वो एक रिपीटिंग फॉर्म में आएगा, यानी कि वो संख्या कहीं ना कहीं जाके एक रिपीट करेगा, ठीक है। तो सारी संख्या हमारी क्या हो जाएगी, आवर्ती संख्या हो जाएगी, यानी कि रिपीटिंग नंबर हो जाएगा। और रिपीटिंग नंबर पहचानने का एक तरीका है, एक तरीका ये है, अगर नीचे अगर बट्टा में कभी भी किसी भिन्न संख्या के हर में, यानी कि बट्टा में अगर 3 7 और 11 ये 3 चीजें अगर दे रखा हो तो हमेशा वो पहचान लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि वो एक आवर्ती संख्या है, यानी कि वो एक अशांत संख्या है, उसका दशमलव प्रसार कहीं ना कहीं रिपीट करेगा, हमेशा आगे जाने पर दशमलव उसका प्रसार रिपीट करेगा, ठीक है। आइए एक और एग्जाम्पल एक हम इसमें देखते हैं। मान लीजिए कि 8 में अगर हम 3 से भागा देते हैं, अगर 8 में हमारा 3 से अगर भागा देना हो तो 3 दूनी 6, ठीक है, घटा 2, दशमलव देके हम 0 लिख देंगे, 3 छक्के 18 बटा 2, घटेगा तो कितना बचेगा 2, और फिर 0 दे देंगे, 3 छक्के 18, फिर घटेगा तो कितना 2, फिर 0 देंगे, 3 छक्के 18, फिर 2 दे देंगे, 0 दे दें, 2 बचेगा तो 0 दे देंगे, 3 छक्के 18, मतलब ये फिर 2 बचा, फिर यहाँ 0 देंगे, फिर 6 आएगा, फिर 0 देंगे, फिर 6 आएगा।
तो ये संख्या जो है ना 2 दशमलव के बाद से हमेशा 6 हमारा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है कहीं ना कहीं। तो ये सारी संख्या हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक आवर्ती संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऐसी संख्या दे रखा हो तो हम उसको समझ लेंगे कि हमारे लिए एक आवर्ती संख्या है, यानी कि रिपीटिंग नंबर है। अब आइए हम आगे सीखते हैं कि अनावर्ती संख्या क्या होता है। जो हमारे अशांत संख्या था उसका दो प्रकार था। एक शांत संख्या थी, एक आवर्ती संख्या, एक अनावर्ती संख्या, एक रिपीटिंग नंबर, एक नॉन रिपीटिंग नंबर। तो रिपीटिंग नंबर को हम समझ गए कि अगर दशमलव प्रसार उसका रिपीट कर रहा हो तो हम समझ लेंगे वो हमारे लिए क्या है, आवर्ती संख्या है। अब इसको समझते हैं अनावर्ती संख्या क्या होता है। वैसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो, इसका डिफिनीशन ही है कि वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत हो और उसका दशमलव प्रसार एक निश्चित फॉर्म में नहीं हो, यानी कि उसका दशमलव प्रसार जो होगा एक निश्चित फॉर्म में नहीं हो, एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी उसके मालूम नहीं हो, उसको वैल्यू पता नहीं हो, तो उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, आवर्ती संख्या कहेंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर कहेंगे। अगर रूट अंडर 2 की वैल्यू अगर पता करें तो रूट अंडर 2 के वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.421 डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक, यानी कि ये संख्याएं कोई पता नहीं है, एक संख्या के बाद कौन सी संख्या आएगी उससे कोई वैल्यू उसकी पता नहीं हो, वो सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारे लिए, यानी कि आवर्ती संख्या। मान लीजिए 0.14562 4 6 8 ऐसी संख्या को दे रखा हो, ऐसे दे रखा डॉट डॉट करके, तो ये सारी संख्या क्या पता है एक संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन सी आ रही है, नहीं हमें मालूम चल पा रहा है ये संख्या के बाद दूसरी संख्या कौन सी आ रही है। तो ये जब मालूम नहीं चल पा रहा है तो इस संख्याओं को हम क्या कर देंगे, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर, यानी कि आवर्ती संख्या कर देंगे। ठीक है, आवर्ती संख्या कर देंगे। और एक और चीज, अगर पाई भी हमारा एक आवर्ती संख्या है, और पाई ही नहीं, जितने भी मैथ के जितने भी सिंबल होते हैं, मैथमेटिकल सिंबल जितने होते हैं, जैसे कि लेमडा हो गया या ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल मास हो गया, उन सारी जितनी भी मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है उनकी फॉर्मूला जितनी होती है उसकी सिंबल जो होता है वो सारी हमारी क्या है, एक आवर्ती संख्या होता है, यानी कि नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। उनकी वैल्यू जो होता है एक अप्रोक्स वैल्यू होता है, उनकी निश्चित कोई वैल्यू नहीं होती है, इसीलिए वो सारी संख्या क्या होती है, एक आवर्ती संख्या होती है, यानी कि एक नॉन रिपीटिंग नंबर होता है। अब ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, जो भी हमारी आवर्ती संख्या होगा ना, यानी कि हमारा रिपीटिंग नंबर होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या होगा, वो कैसे है देखिएगा। परिमेय संख्या को पहले हम डिफिनेशन समझेंगे। परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता क्या है, वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें, यानी कि p/q के रूप में लिख सकें और q इसका नॉट जीरो हो, और q हमारा क्या हो, इसका नॉट जीरो हो। ठीक है, p/q के रूप में हो और q हमारा जीरो के बराबर नहीं हो, यानी कि हर उसका हमेशा जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखेंगे हमारा जो भी ये संख्याएं थी 5/3, अब 5/3 को हम क्या लिख रहे थे, 1.6666 डॉट डॉट करके लिख रहे थे ना, यानी कि ये 6 के बाद मतलब अनंत तक जाते रहेगा, ये 1.666 इसका अगर हम भागा देते हैं तो 1.666 आएगा। तो ये इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 1.6 पे बार। अगर संख्याएं अगर रिपीट कर रहा हो, अगर एक ही फॉर्म में रिपीट कर रहा हो तो उसके ऊपर पकड़ के हम क्या लिख देते हैं, बार, यानी एक संख्या के ऊपर अगर एक संख्या रिपीट कर रहा हो तो एक संख्या के ऊपर बार लिखते हैं। और जब भी हम बार को तोड़ते हैं तो अगर हम इसको बार को हटाएंगे तो 1.6 है तो ये 16 हो जाएगा, और 6 के ऊपर एक अंक के ऊपर बार है तो हम एक बट्टा में क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जब भी हम बार को जब तोड़ते हैं, जितनी संख्याएं के ऊपर बार होता है, जितनी संख्या के ऊपर रेकड़ी होता है, उसके नीचे क्या होगा, एक उतनी संख्याएं हम 9 लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि वहां पे 0.126 दे रखा हो, इसके ऊपर बार दे रखा हो, तो ये कैसे टूटेगा बार, ये देखिए 126 लिख देंगे, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, तीन संख्या के ऊपर हमारा बार है तो 3 को हम क्या कर लेंगे, 3 को 9 लिख देंगे। अगर वहीं अगर 4 अंक का होता तो 4 को 9 देते हैं, 5 अंक का होता तो 5 को 9 देते हैं। ठीक है, मतलब जितनी संख्याएं के ऊपर हमारी बार होगी उतनी संख्याएं हमारे नीचे में 9 हो जाए, 9 की संख्या हम उतनी बढ़ाते जाएंगे तो हमारा बार इस तरह से टूट जाता है। अब हम देखिए ना 1.6 हमारे यहाँ पे आ रही थी आवर्ती संख्या है, 1.6 आ रही थी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 16/9, यानी कि बार को जब हटाएंगे तो बट्टा में 9 हो जाएगा। अब ये हम देखेंगे ये हमारे लिए क्या है, एक p/q के रूप में है कि नहीं है, और जहाँ हमारा q इक्वल नॉट जीरो है, q हमारा इक्वल नॉट जीरो है, तो ये संख्या क्या है हमारे लिए, एक परिमेय संख्या हो रहा है ना, यहाँ पे परिमेय संख्या हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो ये संख्या को हम क्या कह देंगे, यानी कि हम कह देंगे कि सारे जितने भी
आवृत्ति संख्या होती है, जितनी भी आवृत्ति संख्या होती है यानी कि रिपीटिंग नंबर होता है, वो सारी संख्या हमारा क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है। जितनी भी हमारी रिपीटिंग नंबर होता है, जितनी भी हमारी आवृत्ति संख्या होती है, हमारी क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। उसके साथ साथ जितनी भी हमारी शांत संख्या होती है, जितनी भी टर्मिनेट नंबर होता है, वो भी एक परिमेय संख्या होता है। और जितनी भी वास्तविक संख्या होता है, वो सभी संख्या क्या होता है, हमारे लिए एक परिमेय संख्या होता है। अब कैसे हम एक चीज और समझेंगे। अब मान लीजिए कि हमारी शांत संख्या कैसे परिमेय संख्या होगा, तो परिमेय संख्या तो dp by q के रूप हमें चाहिए और q इक्वल नॉट 0 चाहिए। तो परिमेय संख्या हमने बोला था क्या, शांत संख्या में हमने बोला था कि सभी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 डॉट डॉट कर इनफाइनाइट तक सभी प्राकृतिक संख्या हमारा क्या होगा, शांत संख्या होगा। अब क्या हम एक को हम 1/1 नहीं लिख सकते हैं, एक को हम 1/1 लिख सकते हैं ना, ये p by q के रूप में है कि नहीं है। 2 को क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2/1, ये भी p by q के रूप में है। क्या हम 1/2 को नहीं लिख सकते हैं p by q। मान लीजिए 1/2 को हम अगर भागा भी देते हैं, अगर इसको हम डिवाइड भी करते हैं तो 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 0.5। अब 0.5 को क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं कि 5/10, जब दशमलव हटाएंगे नीचे बट्टा में एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 10 से भागा दे देंगे तो हमारा दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर मान लीजिए कि वही संख्या अगर दे रखा हो 0.55, तो इसको हम दशमलव कैसे उड़ाएंगे, 5 लिख देंगे और जब दशमलव के बाद 2 अंक है तो बट्टा में 2 को 0 दे देंगे। अगर दशमलव के बाद 3 अंक होता तो बट्टा में 3 को 0 दे देते, दशमलव ऐसे टूटता है। ठीक है। तो हमारी सारी शांत संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या है। सारी आवर्ती संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। सारी वास्तविक संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, समझ गए। अब आइए हम आगे देखते हैं, आवृत्ति संख्या क्या हमारी परिमेय संख्या हो सकती है, बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि हमारी जो भी हमारा कंडीशन है कि परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या यानी कि p by q के रूप में लिख सकें और q इक्वल नॉट 0 हो। ठीक है, q इक्वल नॉट 0 हो। ठीक है, तब यहाँ पे हम देखेंगे √2 के जो हमारे वैल्यू था 1.43 डॉट इनफाइनाइट तक, यानी कि इसकी कोई फॉर्म नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा। तो क्या इसके ऊपर हम एक जैसे हम इधर 0.33 करके हम लिख रहे थे, तो 0.3 पे हम बार लिख दे रहे थे, तो क्या हम इस संख्या में के 1.432 करके बार लिख पाएंगे, बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें निश्चित कोई संख्या मालूम नहीं है कि ये 3 के बाद 4 होगा या 5 होगा या क्या होगा, कोई हमें पता नहीं है। तो इस संख्याओं को हम लोग नहीं लिख सकते हैं बार के ऊपर में बार बना के, या उसको हम लोग भिन्न के रूप में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारी सारी संख्या आवृत्ति संख्या क्या हो जाएगी, हमारी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। और अपरिमेय संख्या का कंडीशन होता है तो वैसी संख्या है जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सके, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू जो है वो एक अप्रोक्स वैल्यू है, क्योंकि उसका वैल्यू कोई निश्चित वैल्यू नहीं है, तो हम उसे p by q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं सभी अनावर्ती संख्याएं, सभी नॉन रिपीटिंग नंबर एक अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, यानी कि सभी अनावर्ती संख्या क्या होती है, हमारा अपरिमेय संख्या होती है। और सभी वास्तविक संख्याएं, सभी शांत संख्याएं, सभी आवृत्ति संख्याएं हमारा क्या होती है, एक परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, क्या सभी अशांत संख्याएं, क्या सभी अशांत संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं यहाँ पे होती है, क्योंकि हमारा अशांत संख्या वो 2 तरह का होता है, एक आवृत्ति संख्या, एक अनावृत्ति संख्या। और जो हमारी आवृत्ति संख्या होती है वो परिमेय संख्या होती है, हमारे अनावृत्ति संख्या वो परिमेय संख्या नहीं होती है। हमारी अनावृत्ति संख्या वो एक अपरिमेय संख्या होती है, हमारी जो आवृत्ति संख्या होती है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे आप समझ गए, सभी अशांत संख्याएं परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, सभी अशांत संख्या हमारा ना परिमेय संख्या हो सकती है ना अपरिमेय संख्या होती है। अशांत संख्या में 2 कंडीशन होता है, एक आवृत्ति, एक अनावृत्ति। आवृत्ति संख्या हमारा परिमेय होती है, अनावृत्ति संख्या हमारा अपरिमेय होती है। यहाँ तक आप समझ गए। अब आइए हम आगे समझते हैं, जो हमारे परिमेय संख्या होती है ना, परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या 2 तरह का होता है। अब कौन कौन सी, एक हमारा भिन्न संख्या है, दूसरा हमारा पूर्णांक संख्या है। अब भिन्न संख्या क्या होती है, वैसी संख्या है जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, जिसे हम अंश बटा हर के रूप में लिख सके, यानी कि अंश बटा हर के रूप में लिख सके, यानी कि p by q के रूप में लिख सकें। ठीक है, उस संख्याओं को हम लोग को क्या कहेंगे, यानी कि एक भिन्न संख्या है जिसे हम बट्टा के रूप में लिख सकें, उस संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, भिन्न संख्या। जिसके 2/3, 8/7, 5/6, 9/5
10/11, ये सारी संख्या क्या हमारी होगी, ये एक भिन्न संख्या होगी, यानी कि जिसे हम सीधा सीधा कहें कि अंश बटा हर के रूप में लिख सकें। वो सारी संख्या हमारा क्या है, हमारी सारी संख्या क्या है, एक भिन्न संख्या हो जाएगा, यानी कि वो फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा। अब फ्रैक्शन नंबर समझ गए। अब आइए हम समझते हैं कि जो हमारे परिमेय संख्या में था एक पूर्णांक संख्या यानी कि इंटेजरल नंबर। इंटेजरल नंबर क्या होता है, वैसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक के मिलने से संग्रह से बना हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। जैसे कि इधर पॉजिटिव फॉर्म में होगा, ठीक है, इधर हमारा क्या होगा, निगेटिव फॉर्म में होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 डॉट इनफाइनाइट तक, यहाँ हमारा 0 होता है, इधर में -1 -2 -3 -4 डॉट इन्फिनिटी तक डॉट करके, ठीक है। यानी कि इधर की संख्या जो हमारी प्लस में होगी, इधर की संख्या हमारे क्या होती है, माइनस में होती है, बीच में 0 होती है। यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव के मिलने से जो संग्रह बनता है, जो संख्याएं होती है, वो सारी संख्या हमारे लिए क्या होती है, एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी कि इंटेजरल नंबर होता है। अगर हम कहें कि हमारे ऋणात्मक और धनात्मक के संग्रह से बनी संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या कहें तो बिल्कुल सही होगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पूर्णांक संख्या का डिफिनेशन ही है कि ऋणात्मक और धनात्मक संख्या हो तो उस संख्या को हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब पूर्णांक संख्या हमारा समझ गए। अब पूर्णांक संख्या में दो तरह का होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। वही चीज है, यहाँ पे हम लोग धनात्मक सीख रहे थे, यहाँ पे ऋणात्मक, यानी कि पूर्णांक संख्या में धनात्मक भी है और ऋणात्मक भी है। तो वही चीजें यहाँ पे है कि पूर्णांक संख्या में हमारा दो तरह का होता है, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, यानी कि एक निगेटिव नंबर और दूसरा हमारा पॉजिटिव नंबर। अब निगेटिव नंबर होता है कि माइनस जैसे 4 -3 -2 -1 इधर इन्फिनिटी तक ये डॉट डॉट जाता रहेगा। ये संख्या इन्फिनिटिव, यानी कि -5 भी लिख सकते हैं, -6 भी लिख सकते हैं, -7 भी, -8 भी, -10 भी, -11, ये गिनती अनंत तक चलता रहेगा। और जो हमारा धनात्मक संख्या होगा यानी पॉजिटिव नंबर होगा, उसी एग्जाम्पल की बात करें तो 0 से लेकर हमारी अनंत तक की संख्या है हमारा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्फिनिटी तक, ये सारी संख्या क्या है, एक धनात्मक संख्या है, यानी कि पॉजिटिव नंबर है। अब पॉजिटिव नंबर हम समझेंगे यहाँ पे क्या होता है। पॉजिटिव नंबर में हमारा 3-4 तरह का होता है, एक हमारा पूर्ण संख्या, एक हमारा प्रकृत संख्या, एक हमारा भाज्य संख्या और तीसरा चौथा अभाज्य संख्या। अब एक एक करके हम समझेंगे कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होता है, यानी कि होल नंबर किसे कहते हैं, यानी कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं, प्राइम नंबर किसे कहते हैं। अब पूर्ण संख्या जो होती है ना, पूर्ण संख्या यानी कि पूर्ण संख्या वैसी संख्या जिसे 0 से शुरू कर और अनंत तक जाती हो, उस संख्या को हम होल नंबर कहते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जो 0 से शुरू होकर और अनंत तक जाए उस संख्या को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या। जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या। अब प्राकृत संख्या क्या होता है, जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाए उस संख्या को हम क्या कहेंगे, प्राकृत संख्या, यानी कि नेचुरल नंबर। जो 0 से शुरू हो वो पूर्ण संख्या, जो 1 से शुरू हो वो प्रकृत संख्या, ठीक है। अब भाज्य संख्या क्या होता है, यहाँ पे थोड़ी सी समझेंगे। भाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, उस संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या दे रखा हो, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, कोई भी संख्या दे रखा हो, मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास दे रखा हो, जैसे कि मान लीजिए 4, ठीक है। क्या 4 हमारा भाज्य संख्या है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 4 को हम 1 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं और 4 से भी काट सकते हैं। तो ये हमारा इसका भाज्य गुण, इसका गुणनखंड कितना है, 3 है। यानी कि इसका डिफिनेशन ही है भाज्य संख्या का, वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 3 हो या 3 से अधिक हो, उस संख्या को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल पे 6 देखते हैं, 6 हमारा 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 6 से भी कर सकता है। तो इसमें हम देखें 1 2 3 4, इसका गुणनखंड कितना है, 4 है, यानी कि 3 से अधिक है, 3 से कम तो नहीं है। अगर 3 से कम होगा तो वो हमारा भाज्य संख्या नहीं होगा, यानी 3 हो या 3 से अधिक हो उसका गुणनखंड, तो हमारा क्या हो जाता है, एक भाज्य संख्या होता है, एक भाज्य संख्या होता है, यानी कि कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं हम, अगर हमारे लिए अगर 8 पूछ दे, अगर 8 पूछ दे, क्या हमारा 8 है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है? तो कैसे हम देखेंगे कि 8 का हम देखेंगे 8 क्या किस चीज से कर सकता है, 1 से भी कर सकता है, 2 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है, 8 से भी कर सकता है। यानी कि इसका गुणनखंड जो है वो हमारा 3 से अधिक है, यानी कि 4 है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, यानी कि भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या आप उम्मीद करता हूँ आसानी से समझ गए होंगे। अब आइए हम समझते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है, यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है।
अभाज्य संख्या वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, ना 2 से कम हो ना 2 से ज्यादा हो, उस संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। उस संख्या का क्या कहते हैं हम, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 2 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है। कैसे, ये सिर्फ 1 से कट सकता है और 2 से कट सकता है, इसके अलावा और किसी से कट सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितनी है, जो हमारा गुणनखंड है 1 और 2, यानी कि 2 संख्या है, ना 2 से कम है ना 2 से ज्यादा है, तो संख्या क्या हो गई हमारी, अभाज्य संख्या हो गई, यानी कि प्राइम नंबर होगी। जैसे कि 5 हमारा 1 से कट सकता है या तो 5 से कट सकता है। जैसे कि 7 1 से कट सकता है या तो हमारा 7 से कट सकता है। तो ये सारी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, एक हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी, एक प्राइम नंबर हो जाएगी। यानी कि प्राइम नंबर जिसका अभाज्य गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 2 हो, उस संख्याओं को हम क्या कहेंगे, यानी कि उस संख्या को हम कहेंगे अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर कहेंगे। ठीक है, अब प्राइम नंबर में एक चीज देखेंगे, प्राइम नंबर में आप पूछ दे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, इस सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। कैसे, 2 ही एक हमारी ऐसी संख्या है अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में, अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में अगर हम देखें तो जैसे 2 हमारी होती है, 5 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होती है, 11 होती है, डॉट करके इनफाइनाइट तक होती है। ये सारी संख्याएं में हम अगर देखें तो हमारी जो 2 है ना, 2 वो हमारी जो ऐसी संख्या है, 2 हमारी जो है, 2 हमारी ऐसी संख्या है, 2 हमको ऐसी संख्या है जो हमारी एक भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। यानी कि अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में 2 ही एक ऐसी संख्या है जो एक सम संख्या है, बाकी सभी संख्या होगी क्या है, एक विषम संख्या होगी, यानी कि वो सारी संख्या ऑड नंबर होगी। ये 2 ही एक ऐसी संख्या है जो हमारी जो सम संख्या होगी। ठीक है, समझ गए। अब पूछे यहाँ पे, अगर हमारा सबसे छोटी विषम संख्याओं, सबसे छोटी अभाज्य में विषम संख्या बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं के श्रृंखला में विषम संख्या हमारा 3 हो जाएगी और सम संख्या हमारा 2 हो जाएगी। सम संख्या 2 और विषम संख्या 3 हो जाएगी। यानी कि अगर पूछे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या तो 2, और पूछे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो 3। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ गए होंगे अच्छे से। तो ठीक है, ये सारी चीजें था कि हम पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज और हम समझेंगे यहाँ पे, क्या हम किसी भी, अब एक चीज हम समझेंगे, किसी भी अपरिमेय संख्याओं का योग, मतलब 2 भिन्न अपरिमेय संख्याओं को हम यहाँ पे कहेंगे, अगर √3 और √5, इन दो एक हम ये समझ रहे हैं कि √3 हमारा एक अपरिमेय संख्या है, हमारा 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि √3 और √5 दोनों एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि 2 अपरिमेय संख्याओं का, यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग, 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्या, यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। और एक चीज और हम यहाँ पे सीखेंगे, अगर 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल, 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। और दो अगर सेम संख्या का गुणनफल हो, 2 सेम अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो तो हमेशा परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे अपरिमेय संख्या होता है। यहाँ पे चीजें समझिएगा, यहाँ पे चीज सीखने वाली है। 2 अपरिमेय संख्या अगर अलग अलग टर्म में दिया हो, यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, और 2 सेम अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। आइए कैसे समझते हैं, अगर हम √3 और √5 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, यानी कि √15। क्या √15 का गुणनखंड निकल सकता है, नहीं। अगर हम √3 और √3 में गुणा करें तो कितना हो जाएगा, √9। √3 का वर्गमूल कितना होता है, 3 हमारा तो एक परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना कि √3 यानी कि 2 अलग अलग अपरिमेय संख्याओं के गुणनफल
दो अलग अलग अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, और दो सेम अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? दो अगर सेम अपरिमेय संख्या दे रखा हो तो उसको हम गुणा करते हैं तो हमारा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है उस संख्या में। ठीक है, समझ गए होंगे। तो एक चीज और हम यहाँ पे समझेंगे कि क्या क्या अगर दो कोई भिन्न संख्या दे रखा हो, दो कोई संख्या दे रखा हो, तो उन संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या कितनी परिमेय संख्या होती है। तो किसी भी दो भिन्न संख्याओं के बीच, मान ली 1/2 और 1/2 और 1/3, ठीक है, 1/2 और मान लीजिए 2/3, अगर इन दोनों के बीच पूछे कितनी अपरिमेय और कितनी परिमेय संख्या होगी, तो क्या कहेंगे हम कि दो भिन्न संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। दो भिन्न संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्याएं हमेशा होती है। ठीक है, कैसे? अब हम मान लीजिए इसको 1/3 लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं, 1/5 इससे थोड़ा छोटा, 1/6 इससे छोटा, 1/7 इससे छोटा, 1/8 ऐसा करके अनंत तक जाएगा। यानी कि 1/2 और 2/3 के बीच हम अगर संख्याएं लिखे तो अनंत संख्या हो जाएगी। यानी किसी भी दो भिन्न संख्याओं के बीच अगर परिमेय और अपरिमेय संख्या को पूछे तो हमेशा किसी भी दो भिन्न संख्याओं के बीच अनंत परिमेय और अनंत अपरिमेय संख्या होती है। तो आप उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आपको अगर कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें तथा एक दूसरे के पास शेयर करें। और आपको अगर मैथ के बेसिक इस तरह से कंसेप्ट को समझना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे मैथ के सभी कंसेप्ट के जो भी वीडियो आता रहे तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन उसका मिले। तो इसी के साथ आपके लेते हैं अलविदा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।